चैप्टर नंबर 9 का नाम भी बड़ा क्लियर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि भैया हाँ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ, ये किसी की आंखें हैं। मजे मत लगाना बेटा, मेरी ड्राइंग को ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से सीखे हैं। ये किसी की आंखें हैं, ठीक है। और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक ये खिड़की उड़की लगी हुई है घर में। अबे रुक तो जा यार, गेट इस तरफ है, ये गेट है यहाँ पर, इस तरफ गेट बना हुआ है, इस डायरेक्शन वास्तु के अनुसार बनाया। गेट उस तरफ बनाया अपन ने, ठीक है। उस तरफ गेट शुभ माना जाता है, ठीक है। सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है और सहेली का सरपंच साहब का कॉल आया, घर के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके चले जाओ, घर के बाहर आ जाओ और नोटबुक लेकर चले जाओ। तो हमारे घर पर बिन बुलाए कैसे आ गया, और इसकी फील्डिंग लगा रहे ऊपर से कन्या देखो। तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब सरपंच साहब पर, कोई एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, तो इमेजिनरी लाइन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे। इन क्वेश्चन को फील किया करो। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रियल लाइफ के क्वेश्चन है। इससे पहले सर्कस वाला क्वेश्चन था, सर्कस देखा तो होगा सब बच्चों ने, देखा ही कि देखा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं चैप्टर 8 करा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री जब करा रहा था, तो बच्चों के दिमाग में बड़ा एक क्वेश्चन रहता है। इनफैक्ट जब मैं खुद भी बच्चा आ रहा था, मैं खुद भी ये सोचता था, अब साले हम लगे रहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू, इसका यूज क्या है। जबरदस्ती लगे हैं भैंस के आगे बीन बजाने हैं। साइन 45 की वैल्यू पुट करो, कॉस 45 की वैल्यू पुट करो, साइन 30 की वैल्यू पुट करो। आखिरकार इन चीज़ों का यूज क्या है जो हम पुट पर पुट करते चले जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चंस का, उनको जो दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग के आते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम भी बड़ा क्लियर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो कि भैया हाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वाकई में होता है कहीं ना कहीं। ट्रिग्नोमेट्री का हमें अच्छे से आना भी चाहिए, उसका यूज़ भी करना आना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में देखो हम पूरा इंटायर ट्रिग्नोमेट्री तो यूज़ करेंगे नहीं। चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज 8.2 थी, याद करो। 8.2 में मैंने तुम लोगों को बेटा ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल बनवाई थी, कुछ याद आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक टेबल बनवाई थी और मैंने बोला था कि टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने जब तुम लोगों को कराया था तो मैंने बोला था कि उसको याद कर लेना अच्छे से। कोई बात नहीं, पेज टर्न करके मत देखो, याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पूरी टेबल अभी इस चैप्टर में यूज होने वाली नहीं है। इस चैप्टर में कुछ मेन वैल्यूज जो यूज होंगी, साइन 30 की यूज होगी, साइन 60 की यूज होगी, और टेन 30 की यूज होगी, टेन 60, टेन 45, और ऐसे कॉस 30 और कॉस 60। पूरा टेबल याद कर लेना अभी, हालांकि मैंने तुम लोग को ये वाली वैल्यूज बता दी हैं। अगले टर्न पे तो जब तुम लोग आओगे तो सारी की सारी चीजें याद करके लेकर आना, क्योंकि अगली क्लास में क्या होगा, पहले मैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को तुम लोगों से ओरली पूछूंगा, उसका टेस्ट लूंगा, उसके बाद चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। आज तुम लोग को बताया नहीं था तो तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल सरप्राइज है कि आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्या समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या। जैसे मान लो ये किसी की आंखें हैं। नज़र मत लगाना बेटा, मेरी ड्राइंग को ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से सीखी मैंने ड्राइंग। ये किसी की आंखें हैं, ठीक है। और ऊपर एक पतंग उड़ रही है, ऊपर एक पतंग उड़ रही है। तो इन आंखों से इन पतंग को देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। इस काइट को देखा गया तो इसकी आंखों से उस काइट तक एक इमेजिनरी लाइन गई होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य रेखा जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। उस लाइन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कई बार पूछा था, लाइन ऑफ साइट। और इसकी आंखों के सामने से बिल्कुल सामने एक इमेजिनरी लाइन भी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है ना, इसका कोई नाम नहीं, इसको बस हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरी बात समझ में आ रही सभी को।
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है? जब हम नीचे खड़े होकर बैठ कर लेट कर कोई भी चीज ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों से जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हमेशा क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने तुम लोग को बताया कि इस चैप्टर में हमें दो टर्म्स के बारे में पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दूसरे का बच्चा खुद ही आइडिया लगा लेता है, बिल्कुल सही आइडिया भी लगाता है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होगा? चलो उसकी तरफ ही अपन आगे बढ़ेंगे। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ एग्जांपल्स भी और देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि एक दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा सा बुक का, तुम्हारे बुक का एक पिक्चर है। यहाँ पर एक बालक है, वो इसकी चोटी को देख रहा है, तो इसकी आंखों से देखो एक लाइन ऑफ साइट, ये लिखा है कि नहीं लिखा? लाइन ऑफ साइट। और ये हमारे पास क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बीच में जो एंगल बना वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो सभी को अच्छे समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक कन्या खड़ी हुई है, पहाड़ों में पता नहीं क्या खोज रही है। लोग पागल हो जाते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं। ऊपर एक पतंग उड़ रही है, उसको देख रही है वो, यहाँ से एंगल बना जो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चलते हैं बेटा अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो एक मकान है। फिर से बोलना, मेरे ड्राइंग को नजर मत लगाना, कुछ भी करना बस ड्राइंग को नजर मत लगाना। बहुत मेहनत से सीखी बेटा मैंने। ये ऊपर एक पानी की टंकी है यहाँ पर, ठीक है, और ये मैदान है, ये खिड़की विड़की लगी हुई है घर में। अबे रुक तो जा यार, गेट इस तरफ है, ये गेट है यहाँ पर, इस तरफ गेट बना हुआ है, उस डायरेक्शन में वास्तु के अनुसार बनाया है, गेट उस तरफ बनाया बने, ठीक है, उस तरफ गेट शुभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये किसी एक लड़की का घर है, ये एक किसी लड़की का घर है। इसमें क्या है, कृष्णा नहीं आएगा आज? अरे यार सरपंच साहब आए अपने आज। तो सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, ठीक है। अरे बोर्ड पर देखो यार, सरपंच साहब, शर्मा गया वो यार, सर क्या बोल दिया आपने। सरपंच साहब की सहेली इस घर में रहती है, और सहेली का सरपंच साहब पर कॉल आया कि घर के बाहर आ जाओ, नोटबुक लेके चले जाओ। घर के बाहर आ जाओ और नोटबुक लेकर चले जाओ। तो सरपंच साहब टुकुर टुकुर अपनी, उन्होंने बुलेट उठाई अपनी और पहुंच गए। तो अब उन्हें क्या पता था कि वो सहेली ने बिल्डिंग लगवा रखी सरपंच साहब की। तो जैसे ही सरपंच साहब यहाँ पर आए, एक पेड़ लगा हुआ था, बहुत शानदार पेड़, तो सरपंच साहब यहाँ छाँव में इंतजार कर रहे थे। ये सरपंच साहब है, अभी नहीं समझ में नहीं आ रहा सरपंच साहब ना, ये सरपंच साहब यहाँ पर लेटे लेटे आराम कर रहे हैं। अभी नोटबुक आने वाली है, अभी नोटबुक आने वाली है, लेकिन नोटबुक तो नहीं आती है, ऊपर से सुंदर कन्या ऊपर आ जाती है। अब बालकनी पर खड़े खड़े कुछ नज़ारा देखने आ जाती है वो, और नज़ारा देखने जैसे आती पता पड़ता 4-6 मुर्गे यहाँ से आते हैं, 2-4 लड़के यहाँ से, 2-4 लड़के यहाँ से, और फिर सरपंच साहब की पिटाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे घर पे बिन बुलाए कैसे आ गया, और इसकी फील्डिंग लगा रहे, ऊपर से कन्या देख रही है। तो इसकी आंखों से इस ऑब्जेक्ट पर, मतलब सरपंच साहब पर, कोई एक लाइन आएगी कि नहीं आएगी, जो इमेजिनरी लाइन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा समझ में आ गया सभी को एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, दिस एंगल शुड बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सामने एक और एग्जांपल है, सरपंच साहब को इतना मारा कि वो फुटबॉल बन गए यहाँ पर। इतना मारा इनको कि वो फुटबॉल बन चुके हैं। ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है, ध्यान रखना बेटा, लाइन ऑफ साइट पेपर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आया भी है, कई बार आया है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज की तरफ चलें, एक्सरसाइज की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा इसमें? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट था, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप को बेटा चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वो इसको चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक रस्सी है, ध्यान से समझना, ये एक पोल था, ये एक पूरा का पूरा पोल है, ठीक है। इसके टॉप से इस रस्सी को बांध दिया गया। रस्सी की लेंथ कितनी है?
20 मीटर। मुझसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये जो रस्सी थी ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये बताओ कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस वाले पोल की हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ में आ गया अच्छे से। और इसमें आप तुम लोग को बेटा बताऊं, जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से मैं एक आध दो क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा। हर क्वेश्चन में क्या होगा, दो चार लाइनें आप लोग को अंग्रेजी लिखनी पड़ेंगी। और आप सभी को पता है कि मुझे अंग्रेजी से सख्त नफरत है, लेकिन फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से उसके सॉल्यूशन राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे आप, लेट AC be a rope of 20 मीटर and AB be a पोल। AB हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक पोल मान लिया, वही फाइंड करना था। हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में बेटा ध्यान से चेक करो, एंगल B कितना है, अरे समझ में आ रहा है, एंगल B कितना है 90। अगर एंगल B 90 है तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल यूज करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी चीज यूज करेंगे बच्चों के दिमाग में, मतलब बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में कि सर इसमें हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे या कॉस यूज करेंगे या फिर टेन यूज करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले तो बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H और टेन का फॉर्मूला P/B। ये फॉर्मूले हमारे पास होते कि नहीं होते। आप वहां पर फिगर में बस ये चेक करो कि आपको दिया क्या गया है। पहली चीज तो ये, दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजें पकड़ ली तो मैं पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और हर क्वेश्चन में पता चल जाएगा। दो चीजें कौन कौन सी, पहली तो ये कि क्या दिया गया, दूसरी चीज ये कि क्या निकालना है। बस क्या दिया गया है, ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है और वो हाइपोटेनियस होता है। तो दिया क्या गया है, H दिया हुआ है, H। क्या निकालना है, P। अब ये बताओ P और H कौन से फॉर्मूले में आता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरी बात फिर से सुनो, क्या दिया गया था बेटा, उसमें H दिया हुआ है हाइपोटेनियस, और निकालना क्या था P। तो P और H कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन के में आता है, इसलिए फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। समझ में आ गया सभी को, अच्छे से समझ आ गया ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मतलब पूरे चैप्टर में यही चीज हमें करनी है बार बार। तो मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30, साइन 30। P कितना है हमारे पास AB, और H कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/, हाँ यार, मतलब मैंने √2 बोला है, मतलब मैं कुछ ही बोलूंगा तुम लोग हाँ कर दोगे। सोचा तो करो, सर से भी गलती हो सकती है ना। AB/20, ये वाला 20 वहां मल्टीप्लाई होगा है ना, तो हमारे पास अब यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू में AB। 2 1 जा 2 10 जा, तो AB कितना आ जाएगा 10 मीटर। मतलब बेटा हमारे पास ये जो पोल दिया गया था ना यहाँ पर AB, उसकी हाइट कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट तो नहीं लगा ना किसी को। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ अ पोल, हाइट ऑफ ए पोल इज 10 मीटर। यह आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को, पक्का समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ आंधी तूफान में टूट चुका है। फिर ये बोला गया एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ो। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। बताओ इन क्वेश्चन को फील किया करो। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हमारे रियल लाइफ के क्वेश्चन है। इससे पहले सर्कस वाला क्वेश्चन था, सर्कस देखा तो होगा कब बच्चों ने, देखा है कि नहीं देखा। जितने भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे पास रियल लाइफ के ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को पढ़ा करो और फील किया करो, और यार अगर ऐसा हो रहा होगा तो शायद ऐसा हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर में, जितने भी
पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारे के सारे क्वेश्चन रियल लाइफ के हैं। इस क्वेश्चन को जरा फील करवाता हूँ, सोचो। मान लो बेटा एक पेड़ अपने पास, मैं इसका फिगर दोबारा सा बनाऊंगा, अभी सिर्फ इसको तोड़ के अभी मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये पेड़ है, एक स्टॉर्म में क्या हुआ, पेड़ का कुछ हिस्सा टूट गया। अब ये वाला जो हिस्सा था, ये रेड पेन से बता रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा था टूटेगा तो भाई नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसा तो नहीं पतंग की तरह ऐसा तो नहीं है भाई, पेड़ भारी भरकम चीज है भाई, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये जब नीचे गिरेगा तो कुछ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना, चेक करो, चेक करो कि नहीं बना। बस ट्राइंगल बन गया, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी। समझ में आया? अब इसका फिगर मैं दोबारा से बनवा रहा हूँ, थोड़ा मैथ्स वाले तरीके से बताता हूँ। ये तो मैंने तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए बताया था। यहाँ देखो, ये बोला गया बेटा कि एक पेड़ है हमारे पास, यहाँ पर इसका कुछ पोर्शन टूट करके नीचे गिरा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा, मैंने बोला बेटा कि हमारे पास लेट ए सी बी अ ब्रोकन पार्ट। ये ब्रोकन पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पेड़ नीचे तो गिरा है, ए सी ब्रोकन पार्ट ही तो हुआ ना, ए सी ब्रोकन पार्ट है, ए सी बी अ ब्रोकन पार्ट एंड ए बी अ रिमेनिंग पार्ट। ये बेटा ए बी वो पार्ट है जो टूटने के बाद भी बच गया। ए बी पार्ट हर समझ में आ रहा है ना? ए बी वो पार्ट है जो टूटने के बाद भी बच गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल था वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का, जो क्वेश्चन में पूछा गया। और एक और चीज की मैंने बेटा देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट बोले तो ये फुट हो गया, एंड द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और ये टॉप कहाँ टच किया हुआ यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा एक बात सोचो जरा, इस फिगर में पेड़ की एक्चुअल हाइट है कौन सी? ट्री की एक्चुअल हाइट, जो कुछ बच्चे कर चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, ए बी प्लस ए सी। इसमें जो पेड़ है ना, जो ट्री है, उसकी एक्चुअल हाइट क्या होगी? ए बी प्लस ए सी। भाई टूट गया, आप उन्होंने ओरिजिनल हाइट पूछा ना, देखो लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट हमें फिर पूरी कंप्लीट बतानी होगी यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे ए बी भी निकालना होगा और ए सी भी निकालना होगा। अब मेरी बात सुनो, ए बी और ए सी तुम एक साथ निकाल नहीं पाओगे, एक एक करके निकालोगे। एक बार में ए बी निकालोगे, दूसरी बार में ए सी निकालोगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है? एंगल बी कितना है? 90। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है। तो बेटा यहाँ देखो, मुझे दिया क्या गया था, और मुझे ये निकालना और ये भी निकालना। तो मैंने बताया कि दोनों चीजें एक बार में तो निकलेंगी नहीं, एक एक करके निकालेंगे। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये तो निकालना है और ये दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है? किसके में आता है? सी लाउडली, 10 में आता है। हमने यहाँ लिखा 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा कितना है हमारे पास इधर? 30। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और बेस कितना है? बी सी। या 10 30 की वैल्यू कितनी है? 10 30 की वैल्यू 1/√3। वेरी गुड, 1/√3 इज इक्वल्स टू में ए बी हमें नहीं पता कितना है और बी सी कितना है? 8। तो ए बी अपॉन 8, 8 का इससे मल्टीप्लाई, √3 का इससे। वेट, √3 को मत ले जाओ, अकेले 8 को ले जाओ। तो 8 अपॉन ये ए बी आ गया हमारे पास। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ठीक है, ये हमारे पास अभी यहाँ पर ए बी आ चुका है। अब ये वाली साइड निकाल दें, ए सी। तो हमें यहाँ पर बेस दिया हुआ और हाइपोटेन्यूस निकालना है। बी और एच कौन सा फॉर्मूला है? कॉस। हम यहाँ फिर से लिखेंगे अगेन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास? 30। बेस कितना होगा बेटा? ये 8। और हाइपोटेन्यूस का नाम कितना है? ए सी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। नेक्स्ट क्लास में सारी वैल्यूज याद करके लेकर आना। √3/2, 8 अपॉन ए सी
AC को यहाँ लेके जाओ, 8√3/2 यहाँ पर आएगा तो 2/√3। AC इज इक्वल्स टू 16/√3 मीटर। ये AC भी निकल आया मेरे पास, यहाँ पर AC भी निकल आया है। तो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा यहाँ पर तुम लोग कि मुझे जो फाइंड करना था अभी मिल गया क्या? जल्दी बताओ, नहीं मिला ना? अभी कैसे फाइंड होगा? दोनों को प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे। नाउ देयरफॉर हाइट ऑफ अ ट्री की हाइट कैसे मिलेगी हमें? यहाँ पर AB और AC को प्लस करना पड़ेगा, AB प्लस AC। तो AB कितना है हमारे पास? 8/√3 प्लस AC कितना है? 16 डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, √3 सेम है ना, तो ये हमने √3 को ऐसे लिखा, 8 + 16 और ये 24/√3। डिनोमिनेटर में √3 रह गया, इसको रैशनलाइज करें। क्लास 9th में सीखा था, रैशनलाइज करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर √3/√3 और 24√3, √3 का √3 से किया तो 3, 3 1 और 3 8 था, तो 8/√3। √3 की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई करें, 8 से 24, 2 कैरी गया, 8 5 कैरी गया, 13.84 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? हाइट ऑफ ट्री। अब बेटा थोड़ा बात ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। पीछे आंसर शीट में आप चेक करोगे ना तो इसका आंसर ये होगा 8/√3। जरा चेक करो, चेक करो, 8/√3। तो कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे ये वाली बात कि सर आपने इतना आगे फालतू में क्यों करा दिया, आंसर मिल तो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो भाई बोर्ड एग्जाम देने तुम लोग को जाना है, मार्कशीट तुम लोगों की बनेगी, तुम्हारी मर्जी है। तो 8/√3 लिखो, चाहो तो इतना भी छोड़ देना, नंबर उस हिसाब से मिलेंगे। पूरा करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब आपको √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लास्ट में लिखेंगे अप्रॉक्स, यहाँ अप्रॉक्स वर्ड जरूर यूज करना, अप्रॉक्स वर्ड को यूज करना। जरा मेरी बात सुनो, जब भी आंसर हमारे पास डेसिमल में आता है तो हमें अपने आंसर के आगे अप्रॉक्स वर्ड यूज करना होता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अगला वाला क्वेश्चन करें, कुछ डाउट पूछना है इसमें किसी को? कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे वाले क्वेश्चन अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये पूछना चाहिए था, तभी तो मैं वेट कर रहा था बहुत देर, धीरे धीरे उसको आगे भी लेके जा रहा था, शायद कोई पूछ ले। तो जब तुम लोगों के पेट में दर्द हो ही नहीं रहा तो फिर मैं क्यों इलाज करूँ फालतू में? बात ये है ना। तो यहाँ पर इसने पूछा कि सर इसको हम पहले भी तो रैशनलाइज कर सकते थे। तो बेटा पहले भी रैशनलाइज करने का मतलब हो गया कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। ये क्वेश्चन जो तुमने अभी देखा ना यहाँ पर खत्म हो गया। अगर पहले रैशनलाइज करोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म ना होने के बजाय 4 लाइन और आगे भी होगा और 3 मिनट ज़्यादा लेगा। एक एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट ज़्यादा लेगा, क्योंकि फिर आपको एक बार यहाँ रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ भी करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आप उसको एक ही बार करो। मेरे से बच्चे पूछे सर हम रैशनलाइज कब करें, तो मेरी बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बात सुनो, जब तक फाइनल आंसर नहीं आएगा रैशनलाइज कभी मत करना। क्या बेटा ये मेरा फाइनल आंसर था AB? क्या मेरा AC फाइनल आंसर था? हाइट ऑफ अ ट्री फाइनल आंसर है, इसलिए रैशनलाइज किया। हमेशा ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो गए ही नहीं कि कब रैशनलाइज करना है कब रैशनलाइज नहीं करना। सर की बात ध्यान रखो, जब फाइनल आंसर होगा तभी रैशनलाइज करोगे, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। देखो रीड हो गया ना, रीड हो गया। देखो इसमें बोला गया कि भैया एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर सभी लोग समझते हैं जो काम वगैरह करवाते हैं ना, घर वगैरह बनवाना है, पार्क वगैरह बनवाना है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, ही प्लान्स टू इंस्टॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड समझते हो? वर्ड सुना हुआ है, एक फिसल पट्टी। अब यहाँ देसी आदमी है जो बोलते हैं भाई आम भाषा में वही शब्द यूज कर रहा हूँ। सुना है फिसल पट्टी की? नहीं सुना? अरे स्कूल में देखा तो होगा कि सब सरकारी विद्यालय पढ़ पढ़ के यहाँ तक आ गए हैं, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो। तो ये बोला गया कि फॉर द चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना, एक पार्क में 2 तरह की स्लाइड बनानी है, 2 स्लाइड्स बनानी है यहाँ पर। फिर बोला गया फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, जो 5 साल से छोटे हैं,
उसकी जो हाइट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर आगे बोला गया कि वहीं पर बेटा हमारे पास whereas फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन मतलब तुम जैसे दूर बच्चों के लिए, जो बड़े बड़े होगा दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए क्या बोला गया है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, और एंगल कितना बना है इसमें, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये जो फिसल पट्टी है हमारे पास, ये दोनों ही केस में इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो अब इसको हम पहले नामकरण कर दें, इसका नामकरण कर दें इसका जल्दी से। तो ए बी सी और पी क्यू आर, अंग्रेजी तुम लोग खुद लिख लोगे कि थोड़ी बहुत लिखवा दूं, लिख लोगे ना, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है, तो P और H कौन सा फॉर्मूला है, खत्म। सेकंड वाले में देखो क्या दिया गया है, P, फाइंड क्या करना है, तो P और H कौन सा फॉर्मूला है, साइन का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले तो यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC, एंगल B कितना है, 90। ट्राइंगल ABC में एंगल B कितना है, 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। साइन थीटा कितना है बेटा, 30, तो साइन 30 इज इक्वल्स टू P कितना है, 1.5, और H कितना है, H कितना है, AC है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन में AC। AC को बेटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को वहाँ ले जाओ, तो AC बन जा AC, और 2 का 1.5 से किया तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है बेटा उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। कितनी होगी, 3 मीटर। अब इसके बाद बड़े बच्चों की स्लाइड भी निकाल दें, ये वाला पोर्शन भी निकाल दें यहाँ से। इसको उठा के एक काम करो, यहाँ ले आते हैं पहले अपन, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ ले आओ, ठीक है, यहाँ निकाल दें इसको, यहाँ ले आओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या निकालना है बोलो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, परपेंडिकुलर दिया H निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। थीटा कितना है, 60, तो साइन 60, P कितना है बेटा इसमें, PR, H कितना है, H कितना है, वेट, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा ये, और H कितना है, PR है ना। साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, 3 अपॉन PR, ये यहाँ चले गया, यहाँ चले गया। PR को यहाँ लेके जाओ, ये P लिखा हुआ है P, तो 3, 2 यहाँ जाएगा ऊपर, और √3 आ गया नीचे। PR इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। क्या PR मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में, फाइनल आंसर है बेटा, फाइनल आंसर ही तो है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर है ना, 2 स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी, तो हमें PR निकालना है ना इसमें, तो अभी ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करोगे इसको, तो √3 का ऊपर, √3 का नीचे, तो PR इज इक्वल्स टू 6 अंडर √3, √3 का √3 से करोगे तो 3, और 3 1 जा 3 2 जा। PR इज इक्वल्स टू 2 अंडर √3, अंडर √3 की वैल्यू 1.73, तो PR इज इक्वल्स टू 2 3 6 14, 1 कर गया 3.46 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर, समझ आ गया। लास्ट में फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड इज 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ लार्जर स्लाइड इज 3.46 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर हो गया। इसके बाद ये लाइन लिख लेना खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला गया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ये बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ये बोला गया टावर से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है जिससे टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन ये था
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो दिया क्या गया है, बेस निकालना क्या है। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा। प्रियांशी बताओ क्या कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें। कॉस का लगेगा, खड़े हो जाओ एक बार। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बैठ जाओ। 10 लगेगा है ना, तो 10 का फॉर्मूला P अपॉन बी। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90, तो हमारे पास यहाँ पर 10 थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन बी। 10 थीटा कितना है 30, 10 30 परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी। 10 30 कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। ए बी नहीं पता, बी सी कितना है 30 को बेटा यहाँ लेके चले जाओ, इस तरफ लेकर आ जाओ 30 को। तो हमारे पास यहाँ पर फिर 30 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू में 30 अपॉन अंडर रूट 3, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे इसका, रैशनलाइज कर रहे हैं ना अभी हम। अब हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं ना, तो 30 अंडर रूट 3, रूट 3 का रूट 3 से किया 3, और ये ए बी, ये बी है बेटा यहाँ पर 3 1 जा 3 10 जा 10, रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू 1.732। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन फिर आ गया होगा, सर इस बार आपने 2 क्यों ले लिया। देखो रूट 3 की वैल्यू ना बेटा इन्फिनिट चलती है, 1.732 फलाना ढिमकाना, भगवान जाने क्या क्या आगे आगे आता रहेगा। अपन को 1.732 तक याद करना है, लेकिन सर आपने इससे पहले तो 1.73 पुट किया था, इसमें 2 पुट क्यों किया। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब इसके बगल में कोई जीरो वाला नंबर हो तो 2 भी ले लेना। मतलब बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, छोटी सी बात है बस। बगल में अगर जीरो वाला नंबर तो 2 भी लेना है, और बगल में नॉर्मल नंबर है कोई विदाउट जीरो वाला नंबर, जैसे मान लो 10 की जगह 1 होता, या 11 होता, या 21 होता, या 31 होता, तो फिर हम क्या लेते हैं। समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो इस बार हमने जीरो क्यों लिया ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आगे देखो, मल्टीप्लाई करोगे 17.32 मीटर, तो हमारे पास इस टावर की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी 17.32 मीटर अप्रॉक्स। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे देयर फॉर हाइट ऑफ, लास्ट में लिखा जाता है ना देयर फॉर डालकर वो लिख लेना। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। कोई काइट है, जैसे अपन ने काइट बना ली यहाँ पर, ये काइट है, ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर आगे बोला गया कि द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हो क्या, वो धागा जिससे काइट उड़ती है, तो वो जो धागा जो है ना उसको काइट से बांधा गया, टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर यहाँ से काइट से जो धागा लगा हुआ था उसको जमीन पर एक पॉइंट से टेम्परेली बांध दिया गया है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितने डिग्री का है, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो हमसे बोला गया, फिर हमसे पूछा जा रहा है इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। समझ में आ गया, समझ आ गया ना क्या फाइंड करना है। फिर से प्रियांशी खड़े हो जाओ, कौन सा फॉर्मूला गया इसमें, वेरी गुड, बैठ जाओ। साइन का, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है इसमें एच, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, लगा सकते हो इसको आराम से। वो थोड़ी सी अंग्रेजी की लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, लेट ए बी आ काइट, इसको नाम दे दो ए बी आ काइट एंड ए बी आ हाइट, ठीक है, एंड ए सी बी आ स्ट्रिंग। एक दो लाइन लिख दिया करो, क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन सुंदर लगता है बस, तुम्हारा और कोई मतलब नहीं है, लिख लेना उसको। तब यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी कितना है 90, तो देयर फॉर साइन का फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। साइन थीटा कितना है 60 और परपेंडिकुलर कितना है 60, एच कितना है ए सी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर 60 अपॉन में ए सी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद ए सी को यहाँ लेके जाओ, बाकी सब कुछ इस तरफ लेकर आ जाओ। तो ए सी इज इक्वल्स टू 60, 2 उधर आ गया और √3 में यहाँ नीचे आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, पक्का कोई डाउट नहीं है ना, ओजस भी समझ में आ रहा है। आगे देखो, ए सी इज इक्वल्स टू 60 का 2 से मल्टीप्लाई किया 120 और अपॉन में √3, ये बेटा मेरा फाइनल आंसर है क्या,
AC, मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? अभी हम मतलब फाइनल आंसर के रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे या फिर नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई, तो AC इज इक्वल्स टू 120 √3, √3 का √3 से किया तो 3, 3 1 जा 340 जा, ठीक है 340 जा। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, मैं किसी बच्चे का नाम लेकर पूछने वाला हूँ। AC इज इक्वल्स टू 40 √3, AC इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड ओजस्वी √3 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 732, ठीक है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फलाना मीटर और अप्रॉक्स लगा देना। अप्रॉक्स लगाना क्योंकि आंसर हमारा डेसिमल में आ रहा है। कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? आराम। चलो आप अपने अपने अच्छे अच्छे थोबड़े बंद कर लो, बोर्ड पर देखो सब क्या लिखा हुआ है। A 1.5 meter tall boy standing at some distances from a 30 meter tall building। ये बोला गया कि एक 1.5 मीटर लंबा कोई बच्चा है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से दूर खड़ा हुआ है। इसका जरा एक बार फिगर बना के तो मैं अच्छे से समझाता, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा और भी रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, चलो इसका फिगर लेते हैं अपन। फिगर अपने पास बगल में इसका है, सब है बट चिंता मत करो। जादू हो गया, जादू समझ में आया? फिगर दिखाई दिया? ओके देखो क्या बोला गया इसमें, जरा देखना। जितना अच्छे से फिगर समझ लोगे ना, मैंने तुम लोग को परसों के दिन लास्ट क्लास में ये वाली बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि इन माय ओपिनियन इस चैप्टर में जो क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है वो फिगर होता है। आपको जितने अच्छे से फिगर समझ में आ जाएगा, आपको सॉल्यूशन भी उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। तो फिगर को बहुत ध्यान से समझना है। ये बोला गया हमसे इसमें कि 1.5 मीटर लंबा कोई बालक है, वो बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो हमसे बोला गया कि उसकी आईज से, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप को देखने पर कितना है? 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। फिर क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो कुछ आगे चला, पहले वो यहाँ पर खड़ा हुआ था, आफ्टर सम टाइम वो कहाँ पर आ गया? इस जगह पर आ गया। तो अब उसकी आंखों से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। वो जो लड़का था पहले P पॉइंट पर था, P से कहाँ पहुंच गया? S पॉइंट पर। तो मुझसे वो ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, PS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? PS की वैल्यू क्या होगी? अब जरा सोचो थोड़ा सा, भगवान का दिया हुआ 10 20 25 ग्राम दिमाग जो तुम्हारे पास है उसका भरपूर इस्तेमाल करो। बिल्डिंग के सामने टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। सोचना ध्यान से, बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। मैंने बोला उसके सामने लड़का खड़ा है उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। तो अब 30 में से 1.5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 28.5, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें इसमें फाइंड क्या करना था। अब इसका बेटा देखो यहाँ पर, हाँ ये वाली बात और सुन लो। 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन है ये कितनी आ जाएगी? इसको नाम देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा, कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से। ए, इसको नाम दे दें अपन, इस पॉइंट को नाम दे दो बेटा कुछ भी, जैसे A B, इसको नाम दो C। क्या नाम हो गया इसका? C। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना तुम लोगों को? ट्राइंगल दिख रहा है ना सभी को? मैं अलग से ट्राइंगल बना के बता दूं। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ACS लेने वाले हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ACS। ACS में AC कितना है? 28.5। कितना है ये वाली लाइन कितनी है? 28.5, ठीक है 28.5। अब मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिया बेटा यहाँ पर इन ट्राइंगल ACS, ट्राइंगल ACS में एंगल ACS कितना है? 90। तो हमारे पास tan थीटा, फॉर्मूला क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। आगे देखो, आगे देखो हमारे पास tan थीटा, थीटा कितना है? 60। तो tan 60 परपेंडिकुलर P कितना है? ये AC जो कि 28.5 है, 28.5 और अपॉन में बेस कितना है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक CS, ये हमें नहीं पता,
ये तो हमें फाइंड करना है सी एस जो है इसमें, सी एस सॉरी फाइंड नहीं करना, 1060 की वैल्यू √3 28.5 और अपॉन में सी एस को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले जाओ, सी एस इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसको रैशनलाइज कर दे क्या? वेरी गुड, अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शाबाश, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें पी एस अगर ये लिखा होता तो हम इसको रैशनलाइज कर दे, क्योंकि पी एस हमारा फाइनल आंसर है। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए सी पी। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल नाउ इन, हाँ जी ए सी पी है भाई साहब, ट्राइंगल ए सी पी। इसमें एंगल ए सी पी कितना है? ए सी पी प्रद्युमन याद आया कुछ तो गड़बड़ है। ए सी पी इज इक्वल टू 90। हमारे पास यहाँ पर अब आगे क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल में 30 है, ये 30 है ना, 30 है। तो हमारे पास यहाँ पर tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होगा? वो तो ए सी ही है, अभी पहले नाम लिख दो इसका ए सी, और बेस कितना है हमारे पास? बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है CP है ना, तो हमने यहाँ पर CP लिखा। tan 60 की वैल्यू 1/√3। AC को AC छोड़ दिया अपन ने यहाँ पर, AC को नहीं, AC मत छोड़ो, AC की वैल्यू 28.5। शाबाश। CP को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक CP जो है वो एक्चुअल में PS प्लस CS है कि नहीं है? PS प्लस CS। ये मेरी बात सभी के भेजों में घुस रही है ना महिलाओं, ये समझ में आ रहा है? हमारे पास यहाँ पर ये PS प्लस CS है। आगे देखो PS प्लस CS मल्टीप्लाई करो इसका, इसका 1 से करोगे तो PS प्लस CS, √3 का इससे किया तो 28.5 और ये √3। अब देखो इसमें भी कुछ वैल्यू है मेरे पास, CS ये लिखा है ना CS, और CS की वैल्यू मैंने ये कितनी निकाली चेक करो, 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ पर हम बेटा वैल्यू पुट करेंगे CS की जगह पर 28.5 अपॉन √3 और ये 28.5 √3। एनी डाउट? अब PS निकालना है, पूरी कैलकुलेशन है, बस आंसर की तरफ ही चल रहे हैं हम। PS इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ये यहाँ जाएगा -28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं हो तो उसका भगवान होता है, सबका मालिक, ठीक है। उसके बाद PS 1 और √3 का एलसीएम, √3 का बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, तो √3 का पहले √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का 28.5 से करोगे तो 85.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85.5, ठीक है, 85.5 माइनस 1 का इससे करोगे बेटा तो कितना आएगा? वेरी गुड, 28.5। PS इज इक्वल्स टू 85.5 माइनस 28.5 कितना होगा? 57.0। यार पॉइंट के बाद जीरो लगाने का मतलब नहीं है कुछ भी, पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। नीचे √3 लिखा हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, बताओ बेटा क्या यह फाइनल आंसर है? हमें इस क्वेश्चन में PS ही तो निकालना था, और अब जो PS निकालना है मतलब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने की बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया होती है, ऊपर नीचे √3 और √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। 57 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? शाबाश। तो PS इज इक्वल्स टू 57 √3 और अपॉन में √3 का √3 से किया तो 3 1 जा और 3 19 जा, तो PS इज इक्वल्स टू 19 √3। PS इज इक्वल्स टू 19 √3 की वैल्यू वेरी गुड 1.73। तो यहाँ पर हमने √3 की वैल्यू कितनी पुट की? 1.73। मल्टीप्लाई कर दोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी, दिस इज द आंसर। ठीक, सिंपल था कि नहीं था? अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसमें हमें अप्रोक्स वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब हमारा आंसर डेसिमल में होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब जब आंसर डेसिमल में आएगा हमें अपने आंसर के बाद हमेशा एक वर्ड यूज करना है, और इस वर्ड का नाम क्या है? अप्रोक्स। क्योंकि हम कुछ मतलब लगभग आंसर निकाला है ना, हो सकता है कि मान लो इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आ रहा है वो 34.56 आ रहा है, ये मेरा आंसर आ रहा है, किसी बच्चे का निकल कर आ गया सर मेरा 35.76 आ रहा है, किसी का निकल कर आ गया 35.73 आ रहा है,
तो डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत आंसर परसेंट टू परसेंट चेंज हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो डेसिमल में जब भी वैल्यू आएगी तो हमें हमेशा अपने आंसर में एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, और वर्ड अप्रोक्स है, तो इसका वर्ड डेसिमल में आंसर आने वाला है। तो जब निकाल लोगे पूरा तो बेटा लास्ट में क्या लिखोगे, therefore the distance he walked towards the building is फलाना मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कंप्लीट कर लोगे इसको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले क्वेश्चन को फील करो, आंख बंद करके सोचो किस तरह का इस क्वेश्चन का फिगर कैसा बन सकता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर हो गया, मतलब ऊपर देखा जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है। द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यह एक वर्ड यूज किया गया है ट्रांसमिशन टावर, ये टावर समझ में आया। इसके बाद ये भी लिखा है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसका फिगर कुछ ऐसा है, देखो ये बोला गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर लगा हुआ है, और इस टावर के बॉटम को देखने पर टॉप को देखने पर अलग अलग एंगल बन रहे हैं। आप सोचो सर बिल्डिंग के ऊपर टावर कब होते हैं, बेटा होते हैं, शायद देखे भी होंगे तुम लोगों ने, है ना, जो देखे ना सभी ने, घर के ऊपर टावर लगे रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता, रेयर केस में होते हैं, लेकिन होते हैं। अब आपको इसका भी एक जादू करके दिखाता हूँ, तुम लोग को थोड़ा फिगर देखना होगा ना इसका, जादू समझ में आ गया समझ, इसका फिगर कैसा बनना है समझ में आ गया सभी को अच्छे से, इसका फिगर ऐसा बनना है, ठीक है। अपन इसको भी लेके चलते हैं, इसको भी यूज कर लेंगे, अपन इसी से सॉल्व करेंगे, वो अपन ने इसलिए रख दिया है कि बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ये बेटा 90 डिग्री का हो गया। एंगल कौन कौन से थे, एक 45 था और एक, मतलब अंदर वाला एंगल 45 हो गया छोटे वाले ट्राइंगल का, और बड़े वाले ट्राइंगल का ये बेटा 20 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर ऊपर लगा हुआ है ना, ये इसकी हाइट पूछना है, मतलब मुझे ए बी निकालना है। समझ आ गया क्वेश्चन, किसी के पेट में तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई आए दैया सर हमारा पेट खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में बेटा एंगल सी कितना है 90, वेरी गुड, एंगल सी 90 है, तो फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा कितना है बोलो, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, 45, समझ में आ रहा है ना 45। जो बच्चे बेटा पिछली क्लास में नहीं आए थे, क्योंकि इस क्लास में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, पिछली क्लास में साक्षी नहीं आई थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस पिछली क्लास का वीडियो देख लेना एक बार, 35 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो वीडियो देख लेना, उसके बाद तुम्हें इसके सिंगल क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। tan थीटा, थीटा की जगह हमने 45 रखा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में BC अभी रखेंगे, और बेस कितना है CD, tan 45 की वैल्यू 1, और BC बेटा कितना है 20, BC 20 हो गया, और CD मुझे नहीं पता, CD का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल्स टू, तो बेटा CD कितना आ गया, ये नीचे वाला जो CD है वो मेरे पास कितना आ चुका है 20 मीटर, लेकिन मुझे CD तो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है AB, जो कि टावर की हाइट है, टावर की हाइट फाइंड करना है हमें इसमें। तो अब हम यहाँ बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, हमने लिया ट्राइंगल ACD, तो इन ट्राइंगल ACD, इसमें एंगल C कितना था, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan 60, बड़े वाले ट्राइंगल में 60 लोगे, tan 60, परपेंडिकुलर कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में AC होगा, और बेस कितना होगा, बेस तो CD हो जाएगा हमारे पास यहाँ। उसके बाद tan 60 की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, √3, AC कितना है, अब सीख चुके हो बेटा, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब तुम लोग आग लगा दोगे। CD की वैल्यू 20 निकाल के पुट कर दें, ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करो √3 से, तो 20 अंडर √3 AB प्लस BC है ना, और BC कितना है
ये वाला 20 यहाँ माइनस में चले जाएगा, तो 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 और इज इक्वल्स टू में ए बी, यही लिखा हुआ है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, या मान लो कॉमन निकालने का मन भी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। रूट 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 1.732, क्योंकि इस बार जीरो है बगल में, है ना, तो 1.732 माइनस 20 इज इक्वल्स टू में ए बी, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अब बस अपने आंसर की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। 20 का 1.73 से मल्टीप्लाई करो, क्या आने वाला है, 2 2 4 6 4 3 34.64 माइनस 20 और इज इक्वल्स टू में 14.64 मीटर। तो ट्रांसमिशन जो टावर था उसकी हाइट कितनी होगी, अप्रोक्स 14.64 मीटर अप्रोक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज 14.64 मीटर, और अप्रोक्स जरूर लिख देना, अप्रोक्स। या समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। चलो अब क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। अच्छा एक बात बताओ, आप अब लोग सब लोग सारे बच्चे कोचिंग पढ़ने के लिए आए हो, सब लोग यहीं ग्वालियर के रहने वाले हैं आसपास के। आप लोगों ने 7 नंबर चौराहा देखा ही होगा, जब कोचिंग देखिए 7 नंबर चौराहे भी देखा होगा। 7 नंबर चौराहे पर एक स्टैचू बना हुआ है, किसका स्टैचू है वो, भगत सिंह का। देखा है कि नहीं देखा, तो वो स्टैचू कुछ इस तरह से बना हुआ था कि नीचे तो पहले तो वो सपोर्ट लगा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा बस भगत सिंह का ये पोर्शन, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये जो सपोर्ट जो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं पेडिस्टल, क्या बोलते हैं, पेडिस्टल। इसके ऊपर स्टैचू जो होता है वो कुछ थोड़ा सा कम हाइट का होता है। तो ये बोला गया कि कोई स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर टॉल, और नीचे पेडिस्टल, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन से कोई पॉइंट है, जमीन पर बेटा कोई पॉइंट है जहां से हम इसके टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। किसके टॉप को, स्टैचू के टॉप। मैं फिगर अभी दोबारा बनवाऊंगा, ये रफ फिगर है, फिगर अभी दोबारा बनेगा। उसके बाद उसी पॉइंट से जब उसको हम बॉटम को देख रहे हैं तो कितना है, पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना है, 45। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर पहले हम जादू कर लें, एक बार फिगर देख लो जल्दी से। फिगर बना हुआ है, तुम लोग को बस फिगर को क्या करना है, फील करना है, समझना है कि फील है कैसा ही है, ठीक है। चलो देखो, अरे क्या क्या हो गया यार, जो भी कुछ मिला अपन को अपन लपेट दिया बस, ठीक है। हाँ हाँ, फील कर लो। तुम लोग वैसे भी घूमने कहाँ आते हो, बहुत से बात गोले के मंदिर, सपोज कर लो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घूमने आ गए, फील करने में क्या बुरा है, पैसे थोड़े लग रहे हैं, फील किया करो। पैसा नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंख बंद करो, घूमे आओ, जहाँ घूमने जाना है। सबसे सस्ता आसान टिकाऊ तरीका, ना एक्सीडेंट का डर, ना प्लेन क्रैश होने का डर, है ना। क्वेश्चन का फिगर तुम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। इसी में ट्राइंगल भी बना हुआ है, ट्राइंगल तुम लोग को विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एक बार मैं फिर से करके बता दूं, हो रहा है ना, ठीक है। ट्राइंगल का नाम देखो बेटा, ये हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमसे ये पूछा गया है कि ये कितना होगा, पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। तो अब इसे अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी पी, ए बी पी न्यूज भी आता है शायद, थोड़ा सा वही लगा मुझे, कुछ है सुना सुना सा लग रहा है मुझे। मैंने सुना था उस पर एक बार कि आर्यन नाम का लड़का सब्जी मंडी से 2 लौकी चोरी करके भाग गया। एबीपी न्यूज में देखा था मैंने। कोई है अपने पास आर्यन नाम का बच्चा, पढ़ने आता है क्या, बोले चोर, हाँ 4 लौकी थी, सब 2 नहीं थी, सब 4 लौकी थी, हा? देखो इन ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी में क्या हो गया, एंगल ए बी पी कितना है, 90 है कि नहीं है, एंगल एबीपी कितना है, 90। फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा कितना है
45, शाबाश। tan 45 परपेंडिकुलर ए बी, और ये ब्लड प्रेशर है। आगे देखो, tan 45 की कुछ कुछ तो वैल्यू होती है? क्या होती है कुछ कुछ? 1। ए बी की वैल्यू वो तो निकालना है भैया। बीपी कितना है सब निकालना ही है। दिया क्या फिर? अरे बीपी नहीं दिया गया, ये बोल रहा सर वो नहीं दिया गया, उसका भी तुमने वही बोल दिया निकालना है। बीपी का 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बीपी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीपी आ जाएगा। बीपी इज इक्वल्स टू ए बी। अभी ये हमारे पास बाद में काम आने वाली वस्तु है। बीपी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी बी पी। इन ट्राइंगल सी बी पी, इन ट्राइंगल सी बी पी, इसमें एंगल बी कितना है? अरे बोलो ना, 90 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। थीटा कितना है बड़े ट्राइंगल में? 60 डिग्री है ना। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? BC, और बेस कितना है? BP। tan 60 की वैल्यू √3। यार BC लिखा है ना, BC, CA प्लस AB। अरे CA प्लस AB, कोई दिक्कत? एन टाइप ऑफ गुडुर गुडुर। BP दिया है क्या कुछ? BP की वैल्यू कितनी है? ओके ओके, AB का √3 से मल्टीप्लाई करो, AB √3। यहाँ लिखा हुआ है CA, CA मतलब हो गया स्टैचू, 1.6 मीटर, 1.6 प्लस AB, यही लिखा हुआ है ना। ये वाला AB यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो AB √3 माइनस AB, और ये 1 ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कुछ होगा ना। ठीक है, अब ये देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से कॉमन आ रहा है ना AB। हमने दोनों में से AB बाहर निकाला, अंदर बचा √3 माइनस 1, और ये 1.6। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही हो जाएगा। आगे देखो, √3 की वैल्यू यहाँ पुट करना, बाद में ही पुट कर सकते हो, बाद में पुट करेंगे। AB इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये देखो पहले। AB इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 वहां जाएगा, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ बेटा AB मेरा फाइनल आंसर है, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, और जब यही फाइंड करना है तो फिर मुझे इसको अब रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के लिए 1.6 √3 माइनस 1 लिखा है, ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई कर लो। तो AB इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1। A माइनस बी और A प्लस बी कितना होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। AB 1.6, √3 की वैल्यू 73 और प्लस में 1। हाँ बोलो, अभी बगल में 0 नहीं ना, इसलिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। AB इज इक्वल्स टू 1.6, 1.73 और प्लस 1 कितना होगा? 2.73, 2.73। यहाँ देखो 3 माइनस 1 2, 2 1 जा, और इसको डिवाइड करोगे 0.8। तो हमारे पास AB इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई 2.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेसिमल में आएगा। अप्रॉक्स लगा देना, और जब वो भी निकल जाए उसके बाद लिखना देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज डैश मीटर, अप्रॉक्स। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबको? आवाज नहीं आ रही लेकिन अबे इतना जोर से अटैक वटैक पड़ जाएगा, बूढ़ा आदमी में परेशान कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? सारे बच्चे कर चुके हैं, उसके बाद एक बार फिर से कर रहे हैं बस। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower। देखो बेटा यहाँ बोला गया हमारे पास, इसका फिगर लेते हैं अपन। जादू होने में कभी कभी टाइम लगता है। मजा आ रहा है? बहुत नखरा दे रहा था आने में, आ गया। ये देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, जरा समझते एक बार फिर से।
यहाँ देखो हमसे बोला गया कि एक बिल्डिंग है और ये हमारे पास सामने क्या है, एक टावर है। बिल्डिंग के बॉटम से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, वही हम टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का। बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये रहती है कि सर आपको कैसे पता चला कि बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है। इसका एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा वो चीज ज्यादा हाइट वाला होगा। जिसको देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा डिग्री का होगा, मतलब समझ जाना कि उसकी हाइट कैसी है, ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ बताओ बेटा, टावर को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा था कि नहीं था? क्वेश्चन मैंने पूरा रीड नहीं किया, क्वेश्चन तुम लोग खुद रीड कर लेते, मैं डायरेक्ट इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो बताओ फिर हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। फिगर समझ में आ गया सभी को अच्छे से? अब यहाँ पर हम इसमें ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बना के ही करेंगे। बिल्डिंग को नाम दिया ए बी, टावर को नाम दिया हमने यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसका फिगर बनाया। बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखने पर 60 डिग्री, वहां से इसको देखने पर 30 डिग्री। और ये कंप्लीट एंगल की बात करूं, कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल पूरा कितना है, 90। वैसे ये कंप्लीट एंगल पूरा कितना है, 90, ठीक है ना। हमारे पास इसकी हाइट अगर 50 मीटर है, पी क्यू 50 मीटर है टावर, तो मुझसे ए बी पूछा गया है। तो मैंने यहाँ ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल पी क्यू बी। इन ट्राइंगल पी क्यू बी, तो देखो ट्राइंगल पी क्यू बी में एंगल पी क्यू बी कितना है, एंगल पी क्यू बी कितना है, 90। कितना होगा यहाँ पर एंगल पी क्यू बी, 90। तो फिर हम यहाँ पर टेन थीटा वाली चीज यूज कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। टेन थीटा कितना है, पी क्यू बी, थीटा कितना है यहाँ पर 60। तो हमारे पास टेन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू मतलब 50, बेस कितना है बी, तो हमने यहाँ बी क्यू छोड़ दिया। टेन 60 की वैल्यू यार √3 होती है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और हमारे पास यहाँ 50 अपॉन में बी क्यू इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3। बोलो बेटा कोई डाउट? अभी हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं है। आप सोचो कि बी क्यू हमें निकालना था, हमें बी क्यू नहीं निकालना, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, ए बी, जो कि बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है ना। फिर अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी क्यू। इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इसमें एंगल ए बी क्यू कितने डिग्री का है, 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। आगे देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा 30 लोगे ना यहाँ पर, टेन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना लोगे इसमें, ए बी, और बेस कितना लोगे, तो ए बी अपॉन बी क्यू। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है शायद से, ए बी अपॉन बी क्यू। बी क्यू का बेटा 1 से मल्टीप्लाई करो, बी क्यू अपॉन और इज इक्वल्स टू में ए बी। तो बी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 50 अपॉन √3। तो 50 अपॉन √3, एक √3 पहले का यहाँ लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में ए बी। 50 अपॉन √3 का √3 से किया तो 3, तो हमारे पास यहाँ पर ए बी, इसको डिवाइड करोगे 3 1 जा 16.66, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया, 16.66 मीटर अप्रॉक्स। तो हमारे पास बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 16.66 मीटर अप्रॉक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 16.66 मीटर अप्रॉक्स। और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल के मैं तुम्हें बस याद दिला रहा हूँ कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये बोला गया था, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप लोगों ने देखा होगा रोड के इस तरफ और उस तरफ खंबे लगे रहते हैं कि लगे रहते हैं, देखा सभी ने होगा। तो कुछ उस तरह का ही एग्जांपल है। हमसे बोला गया कि एक रोड के दोनों तरफ खंबे लगे हुए, एक पोल गिरा और एक पोल गिरा, खंबों की हाइट तो सेम होती है हर जगह। हमारे ग्वालियर जैसे खंबे तो होते नहीं, किसी में बस चली गई
तो खंबा टेढ़ा हो गया। देखा ये वाले खंबे? मैंने बहुत देखे भाई साहब। एक बार की तो बात है बेटा, 2018 या 19 की बात है, जब मैं SLP कॉलेज वाली कोचिंग पर क्लास लेता था, तो वहाँ पे क्या मैं सुबह 6 बजे बुलाता था बच्चों को, सर्दियों के टाइम पर। क्या स्कूल 9-10 बजे के हो जाते थे, छुट्टियाँ शाम को 3-4 बजे हो रही हैं, तो शाम को बैच होना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो सुबह सुबह 6 बजे बच्चों को मैंने बुलाया, तो और मैं 5-10 मिनट लेट हो गया उस दिन। तो बच्चे मुझसे बोलते हैं सर यहाँ पे खेल हो गया। मैंने बोला क्या खेल हो गया? कैडबरी की बस थी, ये रियल बात बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात। कैडबरी की बस थी, SLP कॉलेज के सामने वो एक डेयरी है, पाल डेयरी करके, है ना, उसके सामने वाला खंबा था, उसमें आके बस भिड़ी। कोई कोहरा बहुत था, पता नहीं, जज नहीं कर पाया ड्राइवर, पता नहीं, हो सकता टल ली हो, सवेरे सवेरे सर्दी थी, गर्म होने के लिए उसने पी ली हो सकता है। और वो खंबे का शेप, हमारे देश के खंबे ऐसे कम मिलते, ऐसे ज्यादा मिलते। खंबे कम, खजूर का पेड़ ज्यादा लगते हैं वो, है ना। तो इस तरह का उसका शेप ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल शेप ऐसे ही शेप। और ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, कुछ कम देखे हैं, ये बस ज्यादा हो गया था, इस तरह का थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन हमें कोई बात नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया, क्वेश्चन में लिखा नहीं कि ग्वालियर खंभों के बारे में क्वेश्चन है। वो तो हमें पूरा एक एवरेज मानना पड़ेगा कि खंबे सीधे ही होते हैं, तो खंबे सीधे होते हैं। अब इसमें बोला गया कि जो जिस रोड पे बने हुए ना वो रोड 80 मीटर है, देखो, विच इज 80 मीटर वाइड। फिर ये बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इस रोड के बीचों बीच कोई पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब दोनों की बात चल रही है, एक तरफ 60 बनना और एक तरफ, मतलब इस पॉइंट से बेटा मैं यहां देखूं और यहां देखूं, तो एक तरफ 30 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरी तरफ 60 डिग्री। ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? ना 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 ना, यहाँ खेल पूरा का पूरा इस पॉइंट का है कि हम खड़े किस जगह पर है। देखो समझाता हूँ, इसने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। अभी मैं ये पॉइंट बना रहा था तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, फिर मैं सोचा बच्चे पूछेंगे नहीं, हम समझाऊं क्यों, लेकिन तुरंत उसने पूछ भी लिया, क्योंकि ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई भी है कि जिस तरफ हम ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उस तरफ हाइट ज्यादा होती है कि नहीं होती है। अब सर यहाँ तो पोल की हाइट बराबर है, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कम ज्यादा कैसे हो सकते हैं? कम ज्यादा हो सकते हैं इस पॉइंट की वजह से आदमी खड़ा कहाँ पर है। देखो समझना, इस बोर्ड का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इस बोर्ड का ही अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, या मान लो यहाँ खड़ा हुआ, दोनों तरफ कॉर्नर पे एक एक पॉइंट मान लो, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। पोल की बोर्ड की विड्थ ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ दोनों है तो सेम ही ना। अब इमेजिन करना है, इसमें टोटल इमेजिनेशन का खेल है। एक पॉइंट उस कॉर्नर पे, एक पॉइंट इस कॉर्नर पे। अब मैं देख रहा हूं इस पॉइंट को, मैंने इस पॉइंट को देखा, दिख गया, कुछ समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ ज्यादा बना? तो इसका मतलब बोर्ड बहुत चौड़ा था क्या अगर? तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ज्यादा क्यों हुआ? हाँ, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के नियर पहुंचते जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने आप बढ़ता चले जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन को फील किया करो अपने आप, क्वेश्चन आंसर, अरे भैया सब कुछ समझ में आता है, फिर सब कुछ समझ में आता है। क्वेश्चन में बेटा पूछा क्या गया, अब जरा ये और पढ़ लो। हमसे बोला गया हाइट ऑफ द पोल बताना है और उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो इसका पहले अपन ओरिजिनल फिगर देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान और हो जाएगा। फिगर नखड़े बहुत देता है यार, ऐसा लगता नहीं है? बुलाना पड़ता है उसको 4-5। देखो भैया, ओहो, और भी है अभी यहाँ पे। वही बोलता है पहले मैदान साफ होना चाहिए मेरे लिए, और देखो फिर ऐसे, फिर आएगा भी तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। पहले ब्लर होता है, इमेजिन करो कैसा बन रहा होगा, कैसा बन रहा होगा, उसके बाद सस्पेंस खुलता है, उसके बाद सस्पेंस खुलेगा इसका कि भैया फिगर ऐसा होगा। समझ में आ गया फिगर कैसा था? क्या क्या फाइंड करना है समझ में आ गया? एक बार रेड पेन से और बता दूं क्या क्या फाइंड करना है इसमें। हमें यहाँ पर इस पोल की हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ट्राइंगल ऑलरेडी बने हुए हैं, नेम हमारे पास पहले से इसमें है। इस वाले ट्राइंगल का नाम ABP, ठीक है, और इस वाला ट्राइंगल नाम DCP, ठीक है। दो ट्राइंगल हो गए। कोई सा भी ट्राइंगल पहले ले लो, यहाँ पर एक चीज ऐड कर लो, एक चीज ऐड कर लो। मान लो बेटा मेरे पास BP जो है वो X है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? X है। तो फिर PC कितना होगा? 80 माइनस X होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 80 पूरा था ना, तो 80 माइनस X, ये मेरे पास 80 माइनस X हो चुका है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, ट्राइंगल ABP। तो ट्राइंगल ABP, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ABP, इसमें बेटा एंगल B कितना है? 90। तो फिर देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, ठीक है ना। अब आगे देखो,
10 थीटा की वैल्यू उसमें कितनी पुट करोगे 60, शाबाश। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। tan 60 की जगह पर हम कितना पुट करेंगे यहाँ पर √3, तो मैंने यहाँ पर tan 60 की जगह पर √3 पुट किया। उसके बाद यहाँ पर देखो ए बी अपॉन एक्स, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो √3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए बी। इसका भी हम फ्यूचर में यूज करेंगे, आगे और ट्राइंगल देने वाले हैं उसमें यूज करेंगे। अब ट्राइंगल डी सी पी ले लें, डीसीपी ट्राइंगल लें, तो यहां मैंने लिखा इन ट्राइंगल डीसीपी, इसमें एंगल सी कितना है 90, तो फिर यहां पर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 परपेंडिकुलर कितना है डीसी और बेस कितना है 80 माइनस एक्स। अब थोड़ा बात सुनो, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3 डीसी। वेट, एक बात बताओ, क्वेश्चन की शुरुआत में लिखा हुआ था 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 4 शब्दों में बता दिया कि दोनों पोल की हाइट सेम है, मतलब डीसी की जो वैल्यू है और एबी की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, अरे एकदम बिल्कुल बराबर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखो फिर हमारे पास जो डीसी लिखा हुआ इसकी जगह पर मैं एबी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो पहले डीसी की जगह मैं एबी लिखूंगा 80 माइनस एक्स, और यहाँ बताएंगे हम कि हमारे पास यहाँ पर डीसी इज इक्वल्स टू में एबी, ये हमने यहाँ पर रीजन दे दिया। अब वैल्यू पुट करोगे 80 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 80 माइनस एक्स, अरे भैया 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो वही आएगा कि नहीं आएगा 80 माइनस एक्स। √3 का ए बी से करोगे तो √3 ए बी। अब पुट कर दो कि ए बी की वैल्यू कितनी है, अब पुट हम यहाँ पर करेंगे, अब पुट करेंगे तो बताओ बेटा 80 माइनस एक्स को तो अभी मैंने 80 माइनस एक्स छोड़ा इज इक्वल्स टू √3 ए बी, और ए बी की वैल्यू √3x, ए बी की वैल्यू √3x, तो √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, √3 का बेटा √3 से मल्टीप्लाई करो 3x, वेरी गुड। माइनस एक्स यहाँ चले गया तो 80 3x प्लस x 80 4x, यार समझ में तो आ रहा है ना, कंफर्म ना, 4 डिवाइड में आ गया इज इक्वल्स टू में x, 4 एकम अबे 20, x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इस P पॉइंट का इस वाले पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वेरी गुड, और फिर दूसरे वाले से कितना होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब x की वैल्यू को उठाकर पुट कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, एक काम करो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास यहाँ पर बेटा क्या हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू √3x, AB इज इक्वल्स टू √3, x की वैल्यू 20, तो AB इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू, हाँ यही सुनना चाह रहा था कि 2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे, और मल्टीप्लाई करोगे तो AB कितना आ जाएगा, बोले बोलो ना 34.64 मीटर अप्रॉक्स। इसका मतलब बेटा मेरे पास अगर AB बोले तो ये वाले पोल की हाइट कितनी है 34.64 मीटर अप्रॉक्स, तो वो CD वाले पोल की भी हाइट कितनी होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद तो बट फॉर्मेलिटी करना रह गया, बस फॉर्मेलिटी करना रह गया, बाकी इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा क्योंकि सब आ चुका है इस क्वेश्चन में। हाँ कैसे, अरे बेटा वो फिगर है, एक्चुअल फिगर थोड़ी है यार, कौन सा ये वाला x, नहीं वो कहीं भी मान लो, वो तुम्हारा गलत नहीं होगा, तुम्हारे पूरे नंबर मिलेंगे। तुम ये सोच रहे हो, बिल्कुल सोच, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया ये, मैंने बोला इसको फील करो, बस मैं खो गया, अब निकल नहीं पा रहा, अब मैथ्स पर वापस आ जाओ यार। उसने बिल्कुल सही चीज पूछी है, वैसे तो मैं दिमाग नहीं लगाना किसी को, लेकिन ये तुम लोग दिमाग लगाओगे यार, सबने उसके बारे में ऐसा बोला है, हम क्यों नहीं पूछ पाए ये वाली चीज, वो क्या बाहर ही निकल पा रहा है उससे अभी तक। देखो अब जो जो निकाल दिया उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ 2 पोल्स कितना होगा 34.64 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब डिस्टेंस
डिस्टेंस लिखोगे ना, तो अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बोथ पोल्स आर 20 मीटर एंड, समझ में आया सभी क्वेश्चन? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पूरा सॉल्यूशन तो फिगर में हो जाता है, उसके बाद तो हम बस कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब चलता है बस इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर। इसका फिगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो तो मैं ब्लू, इससे समझ में आ गया होगा 9.12 से कि भैया ये एनसीईआरटी द्वारा हुआ फिगर, दिया हुआ फिगर है। मैं डायरेक्ट फिगर को समझाता हूँ क्योंकि तुम्हें पता अंग्रेजी पढ़ना बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। एक आध लाइनें पढ़ता हूँ तो बताऊँ थोड़ा छाती में पीर होती है जब, लेकिन इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं ना तो लगता है पढ़ते पढ़ते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो वो डर लगता है थोड़ा सा। मैं अंग्रेजी पढ़ता नहीं, वो फिगर क्वेश्चन सारे रटे हुए हैं कि इसमें करना क्या है, डायरेक्ट फिगर समझते अपन है क्या। ये एक नदी है, ध्यान रखना, बीसी क्या है, एक नदी है, उसके एक किनारे पर एक टीवी टावर लगा हुआ है और उसके दूसरे किनारे से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। फिगर समझ लो, क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो, फिगर समझ लो। ये हमारे पास एक नदी है, उसके एक किनारे पर बेटा टीवी टावर है, दूसरे किनारे से उसके टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का था। फिर क्या हुआ, इस वाले किनारे से 20 मीटर दूर जाने पर फिर से हमने वहां पर ऑब्जर्व किया कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं कि इस टीवी टावर की हाइट कितनी होगी, और चीज नंबर सेकंड वो क्या है, नदी की विड्थ कितनी होगी, जो रिवर है ना वहां पर उसकी हमसे विड्थ पूछी जा रही है इसमें, ठीक है। कैनाल वर्ड उन्होंने यूज किया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 90। तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर कितना है और बेटा बेस कितना है इसका BC। tan 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन BC, BC को यहाँ लेके जाओगे तो √3 BC इज इक्वल्स टू AB। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अभी हमारे पास आंसर, कंप्लीट आंसर नहीं आया है, थोड़ा बहुत जो आ गया वो तुम्हारे सामने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर दूसरा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल ABD। तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABD एंगल B कितना है इसमें 90। तो फिर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, थीटा कितना है बड़े वाले ट्राइंगल का, थीटा कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में 30। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 30, परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BD, यहां से लेके यहां तक BD। बहुत बिगड़ गए हो तुम लोग यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब BD लिखा हुआ तुम लोग वही बंडल पे पहुंच जाते, सिगरेट पे पहुंच जाते हो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 AB अपॉन BD। वेट सुनो बेटा, यहाँ BD लिखा हुआ है ना, इस BD लाइन को मैं BC प्लस CD बोल सकता हूँ ना, BC प्लस CD। तो मैंने उसको क्या लिखा BC प्लस CD। अब आगे देखो, BC प्लस CD का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पर BC प्लस CD है ना, BC प्लस CD इज इक्वल टू, मैं √3 का AB से किया तो √3 AB। अब कुछ वैल्यूज वगैरह अगर गिवन हो तो पुट कर दो, क्या बुराई है। तो यहाँ देखो ध्यान से, CD कितना था 20 है हमारे पास है ना, और AB की भी वैल्यू है मेरे पास, तो CD की जगह मैंने रखा पहले यहाँ पर 20, BC प्लस 20 √3 और AB की जगह पर √3 BC। ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, बगल में रीजन देना पड़ेगा इसका, ठीक है। आगे देखो BC प्लस 20 √3 का √3 से किया तो 3BC। अब BC को यहां लेके जाओ, 20 इज इक्वल्स टू 3BC माइनस BC, 20 इज इक्वल्स टू 2BC और 2 डिवाइड में जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो फिर क्या होने वाला है
2 जब डिवाइड में जाएगा तो 20/2 इज इक्वल्स टू में BC, 2 1 जा 2 10 जा, तो BC बेटा कितना आ गया 10 मीटर। BC बोले तो क्या निकाल दिया हमने, कैनाल की विड्थ, जो उसमें कैनाल दिया गया ना हमने उसकी विड्थ निकाल दी। BC को उठाई कहाँ फेंकेंगे, अब कहाँ फेंक देंगे BC को उठाकर, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन में था √3 BC इज इक्वल्स टू AB, मतलब AB इज इक्वल्स टू √3 BC, और BC कितना है √3 की वैल्यू। अब होशियार हो गए बेटा तुम, अब तो आग लगाने के लायक हो गए। AB भी आ गया, और लास्ट में क्या फॉर्मेलिटी रह गई, देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनाल एंड हाइट ऑफ द टावर। लिख लोगे थोड़ी सी 2 लाइन अंग्रेजी की लिख लोगे यहाँ पर, है ना। आगे वाला क्वेश्चन करें फिर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा 1 मिनट का टाइम है, इसका रफ फिगर बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन पढ़कर रफ फिगर बनाने की कोशिश करो। गलत बनाओगे बहुत से बार, लेकिन पहले एक बार खुद ट्राई करो। चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझो ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, तो पहले अपन ने 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग का नाम क्या दिया AB, जिसका नाम क्या था 7, मेजरमेंट 7 मीटर है। इसके टॉप से देखने पर ध्यान रखो, टॉप से देखने पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखा गया होगा, तो केबल टावर कहीं यहाँ कहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ में आया ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे पास इधर। अब आगे देखो, तो यहां से देखने पर जो टॉप था 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये चीज क्लियर हुई। ये बिल्डिंग है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास, क्या हुआ बेटा, हाँ 60 डिग्री का, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 60 डिग्री का ये, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है, केबल टावर, ये है केबल टावर, दिस इज केबल टावर, ओके। अब आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहीं बेटा इसके टॉप से देखने पर इस टावर के फुट को एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, समझ आया क्वेश्चन, थोड़ा बहुत समझ आया। अब इसका ये वाला फिगर देख लो एक बार, अगर आ जाए एक बार में तो आ तो जाएगा, गुस्सा हो जाता है कभी कभार। देखा, समझ आया फिगर, समझ आया, लेकिन हम यूज इसका करेंगे, हम यूज इसका करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बना दो ट्राइंगल ही हमें, इसमें इसका नाम दिया ना, नाम दे देंगे इसको, थोड़ा छोटा कर देते हैं बस, ठीक है। टावर का नाम क्या दिया बेटा, हम PQ नाम दे दें, टावर का नाम क्या दिया PQ, और ये मेरे पास R हो गया, इसको R नाम दे दिया। यहाँ पर ये 90 होगा, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होती है, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होती है, टेढ़ी होगी तो गिर जाएगी ना बिल्डिंग, और ये टावर भी हमें यहाँ पर इसको स्ट्रेट ही मानना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये 7 है बेटा, यहाँ से लेकर तो ये भी कितना होगा QR, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा हूँ QR, ये कितना होगा, ये भी 7 होगा कि नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको कितना मान लिया कि मेरे पास ये 7 है। अब मान लो केबल टावर की हाइट, अगर पूरे केबल टावर की हाइट मान लो H है, कितना है, सिर्फ मानने वाली बात बोल रहा हूँ, H है, इसमें से ये 7 था, तो PR कितना बचा, ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना, कि हमने इसमें यहाँ पर क्या किया। अब ट्राइंगल लेने वाले हैं हम, यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे, तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PRA, तो मैंने यहाँ लिखा कि इन ट्राइंगल PRA, इसमें एंगल PRA कितना डिग्री का है 90 का, तो फिर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है बेटा, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, थीटा 60 है कि नहीं है, 60, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ये H-7, और बेस कितना है AR, पता ही नहीं कितना है, इसको AR ही छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इज इक्वल्स टू H-7, और अपॉन में क्या आ जाएगा AR, यार AR को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, √3 को यहाँ लेके जाता हूँ, तो AR इज इक्वल्स टू H-7 अपॉन √3, ऐसे कुछ होगा कि नहीं होगा,
है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो कि मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए आर क्यू, ट्राइंगल ए आर क्यू। तो इन ट्राइंगल, यहां तुम लोगों को थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ट्राइंगल ए आर क्यू, बस थोड़ा सा देखना अच्छे से। ट्राइंगल ए आर क्यू दिख रहा है सभी को? अब जो पूछो बताना, ए आर क्यू में एंगल ए आर क्यू कितने डिग्री का है? 90 दिख रहा है ना सभी को? हाँ देखो, वही तो बोल रहा हूँ, देखो ए आर क्यू 90 है कि नहीं है, एंगल ए आर क्यू। हम हर बार जो ट्राइंगल बेटा ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे इस तरह के, उस वाले में ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए आर क्यू में ट्राइंगल अब उल्टा पढ़ने वाले हैं। अब ट्राइंगल भले ही ऐसे हो जाए भैया, चीज तो वही है ना, चीज तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वहां पे बस इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल ए आर क्यू में एंगल ए आर क्यू ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। फॉर्मूला लगाया मैंने, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, अब देखो 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 देखो, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चेक करो। आपको यहां पर थीटा क्या नजर आ रहा है इस ट्राइंगल में? देखो 45, कितना है? 45। ट्राइंगल थोड़ा सा उल्टा हो गया, चीज वही चल रही है अभी भी, फॉर्मूले वही चलेंगे, चीजें हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास थीटा की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 10 45। परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? थीटा के जस्ट सामने वाला, चैप्टर 8 में बहुत सिखाया था, बहुत सिखाया था। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो दूसरा बेस क्या लोगे फिर? ये ए आर। अरे ट्राइंगल उल्टा हो गया है, बस इस ट्राइंगल को सीधा बना के देख लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्राइंगल को सीधा बना के देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। तो हमारे पास यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा? ए आर। तो इसका नाम लिखा हमने क्यू आर अपॉन ए आर, क्यू आर अपॉन, यार 1045 की वैल्यू, वेरी गुड। क्यू आर कितना है? 7, और ए आर कितना था? निकाला था, अभी बाद में पुट करेंगे, बाद में पुट, अगली लाइन में पुट करने वाले। ए आर का 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आर इज इक्वल्स टू 7। अब बताओ ए आर की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, h माइनस 7 अपॉन रूट 3 और इज इक्वल टू में 7, रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो इससे, h से 7 सॉरी, तो 7 रूट 3, रूट 3 की वैल्यू कितनी लोगे? 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे इसका, h माइनस 7 1 माइनस 7 वहां जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 12.11 प्लस 7, h इज इक्वल्स टू 19 पॉइंट, इसके बाद लिख लेना। ठीक है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि लाइट हाउस का मतलब सारे बच्चे जानते हैं। अबे डोरेमोन सभी ने देखा होगा, छोटा भीम देखा ही होगा, उसके एक आध दो एपिसोड में इसका लाइट हाउस का बड़ा इस्तेमाल किया गया, कुछ एक आध दो एपिसोड हैं उसके ऐसे, उसमें इसका यूज है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? ये बोला गया कि एक लाइट हाउस है कोई, ठीक है, ये लाइट हाउस बना हुआ जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। लाइट हाउस का काम सभी को मालूम है क्या होता है? शिप्स को डायरेक्शन देना है ना। तो यहां से ऊपर देखने, मतलब लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर देखा गया कि दो शिप्स हैं, एक शिप ये वाली, एक शिप ये वाली है। पहली वाली शिप को देखने पर एंगल ऑफ, ये जो बन रहा है हमारे पास डिप्रेशन, कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पर हमारे पास? इसकी बात कर रहा हूँ, 45 का है ना। वैसे ही दूसरी शिप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। तो अब मुझसे पूछा गया कि इन शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करना है मुझे। इन शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये हमें इसमें फाइंड करना है और ये निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ, बट एक चीज सीख लो पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखना। अगर बेटा ये 45 है तो ये देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो ट्राइंगल ए डी सी में ये एंगल तो 90 का है, ये वाला एंगल कितने का है? 90 का।
ठीक है, मतलब थीटा 45 हो गया कि नहीं हो गया। बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ये 30 है, ये 30 है इतना, तो फिर ये नीचे वाला ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेने वाले हैं, अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए डी सी, एडीसी ट्राइंगल, और हमसे इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ बीसी, एक ही चीज फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी में एंगल ए डी सी कितना है 90, तो फिर हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 75, और बेस कितना है सी डी, tan 45 की वैल्यू 1 लेंगे हम यहाँ पर, है ना, tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू में 75 अपॉन सी डी का 1 से मल्टीप्लाई करो, 75 मीटर। क्या हमें इस क्वेश्चन में सी डी फाइंड करना था, सी डी फाइंड करना नहीं है, फाइंड तो हमें बीसी करना है। बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, तो देखो इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें एंगल ए डी बी कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है 90 का, तो फिर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन थीटा कितना है 30 ले लो यहाँ पर आप, थीटा 30 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है डी बी, पूरा डी से लेकर बी तक, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 अपॉन डी बी। यार डी बी को मैं BC प्लस सी डी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, BC प्लस सी डी बोल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको बोला BC प्लस सी डी, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, तो BC प्लस सी डी का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस सी डी, √3 का 75 से किया तो 75√3। अब इसके बाद आगे देखो, हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज वगैरह हमने पहले निकाल दी है, CD की वैल्यू कितनी निकाली है, CD की वैल्यू कितनी निकाली है, पुट कर दें 75, हम यहाँ पे CD की जगह पर 75 रखेंगे, तो BC प्लस 75 √3 की वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई करें इसका, तो 1.73 मल्टीप्लाई 75, तो 5 15 1 हासिल गई 36 3 हासिल गई 8 7 की 21 तो हासिल गई 1 5 हासिल गई 12 5 7 9 129.75, ठीक है 129.75। आगे देखो तो BC प्लस 75 और 129.75, ये वाला 75 यहाँ से यहाँ चले जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 129.75 और माइनस 75, अब माइनस तो कर लोगे यार, ये भी क्या दिखाना है, शर्म नहीं आई बोलते ना, 54.75 मीटर, तो देयरफॉर BC क्या था, डिस्टेंस था ना, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.75 मीटर अप्रॉक्स। बोलो बेटा एनी टाइप ऑफ समस्या, सिंपल प्रश्न चल रहे हैं सारे के सारे अभी, ये क्वेश्चन भारी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, पेपर में आ सकता है। फिगर इस क्वेश्चन का बुक में बना हुआ है पहले से, तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। इसमें बोला गया 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बैलून को उड़ते हुए ऊपर देख रही है, भगवान को देख लेती है कोई बात नहीं है, अब वो बैलून को देख रही है, उसको देखने दो। जब वो बैलून को देख रही है तब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और वो जो बैलून ऊपर उड़ रहा है ना उसकी हाइट कितनी है, दो चीजें गिवन है इसमें, एक कन्या की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और जो बैलून की ऊंचाई है जमीन से वो कितनी है 88.2 मीटर। तो क्या हुआ, जब वो महिला पहली बार उस बैलून को देख रही तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था,
कुछ देर बाद क्या हुआ, बैलून उड़कर वहां पहुंच गया, लेकिन उसकी नजर अभी वहीं लगी, वो टक देख रही है उसको बराबर, नजर नहीं है तो घूर घूर कर देख रही है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, पहले 60 था, कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया वो बैलून चला कितना है, चला नहीं उड़ा कितना है, ये मान सकते हो, और अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो हमें कुल मिला के ये फाइंड करना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हवा में थोड़ी जाकर फाइंड करोगे, यहाँ तो फाइंड करोगे कि नहीं करोगे, तो ये चीज फाइंड करनी है। अब इसका कोई नाम तो है नहीं है, तो पहले हम नाम दे देते इसको। नाम क्या दें भैया, बताओ जरा, तुम्हारा नाम क्या है, प्राची नागर, तो इसका अपन नाम देंगे P R A C H, आई रह गया, भूल जाओ, आज से तुम्हारा नाम प्राच, आज से तुम्हारा नाम प्राच, क्योंकि इसमें प्राची का आई आ नहीं पाया। ढूंढो कहीं पॉइंट तुम्हें मिल रहा है इसमें, हमें आई बना सकूं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बेटा तुम लाइन सेगमेंट चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हो, मिड पॉइंट, हाँ कुछ भी, तो पता है क्लास अब बाहर भी पहुंच जाती है, पापा ही देखेंगे तो बोलेंगे अरे मर गए, इसमें तो मिड पॉइंट है, चश्मा ऐसे कैसे करके देखेंगे, बेइज्जती और कराएंगे तुम मेरी। है कोई बात नहीं है, आज से तुम्हारा नाम चेंज हो गया, ठीक है। अब सुनो, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, इसमें ए आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए आर। अब सुनो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इस कन्या की हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर, है ना। तो फिर यहाँ से लेकर ये 1.2 मीटर जो हाइट है वो यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी कि नहीं होगी। तो 88.2 में से माइनस करोगे 1.2 मीटर, तो आपके पास पी आर की जो वैल्यू मिली, पी आर की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 87। वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी, ये भी कितना होगा, 87 मीटर, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। अब ट्राइंगल लेना स्टार्ट करें, तो इन ट्राइंगल सी ए एच, इन ट्राइंगल सी ए एच, इन ट्राइंगल सी ए एच, ठीक है। ट्राइंगल सी ए एच में एंगल सी ए एच कितना है, एंगल सी ए एच कितना है, 90। तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आगे देखो, tan थीटा कितना इस ट्राइंगल में, बड़े इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, 60, परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर 87, और बेस कितना है ए एच। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो tan 60 की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन ए एच। तो ए एच इज इक्वल्स टू 87 अपॉन में √3, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या बेटा मेरा ए एच फाइनल आंसर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ए एच को अभी अपन ने ऐसे ही छोड़ दिया इसमें। अब आगे चलते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल पी आर एच, इन ट्राइंगल पी आर एच, ट्राइंगल पी आर एच में एंगल पी आर एच कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 का। तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आगे देखो, tan थीटा कितना था इसमें, 30, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, पी आर वो भी 87 ही है, और बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, एच आर, पूरे का नाम क्या है इसका, एच आर, है ना। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 अपॉन एच आर। यार एच आर ये कंप्लीट लाइन है, यहां से लेके यहां तक एच आर है, इसको मैं तोड़ करके दो भागों में लिख सकता हूँ, आर ए प्लस एच ए लिख सकते हैं, आर ए प्लस, कोई दिक्कत, इसका 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करो, आर ए प्लस ए एच का 1 से करोगे तो आर ए प्लस, और √3 का इससे किया तो, अच्छा एक बात बताओ, ए एच तो हम पहले निकाल चुके थे 87 अपॉन, तो आर ए प्लस 87 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 √3। कॉमर्स, (87 अपॉन √3 वहां जाएगा, ठीक है। तो 87 √3 माइनस 87 अपॉन, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिखोगे, 1। आर ए इज इक्वल्स टू 1 और √3 का एलसीएम √3, और इसका इससे करोगे √3 का, पहले √3 से करोगे 3 होगा, और 3 का 87 से किया तो 261,
1 का 87 से किया तो 87, आर ए इज इक्वल्स टू, माइनस करो कितना, आर ए इज इक्वल टू क्या आ रहे हैं हमारा फाइनल आंसर है, यही फाइंड करना था ना। इस आंसर को अपन अब क्या करने वाले हैं, रैशनलाइज करोगे इसको, तो √3/√3, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पर आर ए इज इक्वल्स टू 174√3 का √3 से किया, 3 1 और एक कट रहा है क्या, 58, तो आर ए इज इक्वल्स टू 58/√3 आएगा, और √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना है इसका आंसर, लिख लोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिखना देयरफॉर, ये क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज डैश मीटर अप्रॉक्स। कर लोगे ना, कर लेना इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। जल्दी रीड करो लास्ट वाले क्वेश्चन को। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन तो रीड कर लिया ना, समझे इस क्वेश्चन क्या बोला गया। इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि ये हाईवे है, ठीक है, एक हाईवे है, यहाँ पर एक कार चल रही है, इसके ऊपर कोई बिजुका बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी बैठा होगा, उसका काम ही है ताड़ना कारों को, कौन कौन सी कार निकल रही है। तो उसने देखा, जब वो यहां से देख रहा था किसी कार को, समझना ध्यान से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से लेके यहां तक, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक करो कितना है, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। फिर ये बोला गया आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स बाद, 6 सेकेंड्स बाद कार बी से लेके कहां पहुंच गई, सी पर, और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पहले 30 डिग्री का था वो अब कितना हो गया। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये बताओ कार को सी से डी तक, मतलब टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सी डी का टाइम निकालना है, और बीसी का टाइम दिया हुआ था, बीसी का टाइम कितना है, और टाइम निकालना किसका है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ट्राइंगल लेते हैं, मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में एंगल एडीसी कितना है, 90। तो हमारे पास देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा कितना है बेटा इसमें, तो सोचोगे क्या थीटा होगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 60 हो गया और ये वाला एंगल 30, तो इसमें एंगल ले लोगे आप 60, परपेंडिकुलर कितना लोगे, एडी नहीं पता कितना है, बेस कितना लोगे इसका, CD, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो हमारे पास AD की वैल्यू √3, बोलो कोई दिक्कत, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो, इक्वेशन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, तो इन ट्राइंगल ADB, इसमें एंगल ADB कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है हमारे पास 30, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पर AD, और बेस कितना है, यहां से लेके यहां तक बेस DB है ना। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, AD की वैल्यू तो मैंने पहले निकाल दी थी, AD की वैल्यू कितनी है √3 CD, तो हम यहाँ लिखेंगे कि AD की जगह पर आएगा √3 CD, और DB जो लिखा हुआ था DB, इसको BC प्लस CD बोल दो BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, इसको यहाँ लेके गए हम, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो हमारे पास BC प्लस CD, √3 का √3 से करोगे तो ये 3CD बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 3CD, ये वाला यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, BC इज इक्वल टू कितना आ गया 3CD माइनस CD, तो BC इज इक्वल्स टू 2CD। ये समझ में आया कि नहीं आया,
अब एक बात बताओ, बीसी में टाइम कितना लगा? बी से लेके सी तक का टाइम कितना था? बी से लेके सी तक का टाइम था 6 सेकेंड, तो बीसी जगह मैंने कितना रखा? 6 सेकेंड्स। 2 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 1 जा 3 जा, हमारे पास सी डी कितना आ गया? इसका मतलब ये हुआ कार को सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है? 3 सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में क्वेश्चन लाइन लिखना पड़ेगा, कार द टाइम टेकन बाय द कार, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, foot of the tower from this point is, लिखना है इसको आगे 3 सेकेंड। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से? और इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है।